हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन भौतिक विज्ञान की इस विशेष नए चैप्टर की इस विशेष कड़ी में। हम आज एक नए अध्याय का आगाज करने वाले हैं आंकिक प्रश्नों की इस सभा में। इस कड़ी के अंदर सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति अध्याय नंबर हमारा 3। हम भौतिक जगत में न्यूमेरिकल कर चुके हैं जिसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था। मात्रक मापन के क्वेश्चन को हमने बहुत ही चार चांद लगाते हुए पूर्ण कर लिया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे जो हमारा चैप्टर है सरल रेखीय गति अध्याय नंबर 3, इसके हम पाठ्य पुस्तक उदाहरण और पाठ्य पुस्तक प्रश्नों को बहुत ही शानदार गहराई के साथ हम करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो जाइए। बिल्कुल कॉपी लेके पेन नोटबुक ओपन करके बैठ जाइए। शानदार, आगे बढ़ रहा हूं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं जरा देखिए। पाठ्य पुस्तक उदाहरण हमें सिखाना चाह रहा है 3.1 क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिएगा। 3.1 उदाहरण हमें क्या कहना चाह रहा है, देखें। कोई कार है, एक सरल रेखा, मान लीजिए चित्र में रेखा ओपी के अनुदिश गतिमान है। कोई एक कार है, सरल रेखा, मान लीजिए चित्र में रेखा ओपी है, ये दिया गया है, अनुदिश गतिमान है। कार ओ से चलकर, ये बिंदु ओ जहां 0 लिखा हुआ है, ओ से चलती है। 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है। ओ से चलकर 18 सेकंड में कहां पहुंचती हैं? पी तक पहुंचती हैं। फिर क्या कर रहा है वो? 6 सेकंड के अंदर स्थिति क्यू पर क्या होती है? वापिस आ जाती है। 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर वापिस आती है, यहां क्यू पर। कार के औसत वेग और औसत चाल की गणना करें। अगर कार जो है वो ओ से पी तक जाती है और जब वह ओ से पी तक जाकर पुनः कहां आ रही है? क्यू पर आ रही है। समझ आया? हमें ये मानना है कि कार के औसत वेग औसत चाल की गणना करनी है दो तरीके से। अगर कार ओ से पी तक जा रही है तो कितना होगा, और जब वह ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर वापस आ रही है तो कितना हो जाएगा, हमें बताना है। उदाहरण 3.1। दैट्स ऑल। कैसे करें? तो कार अगर ओ से पी तक जा रही है तो सबसे पहला ही करते हैं, आप देखेंगे। मैं कह रहा हूं केस नंबर प्रथम है, जब कार ओ से पी तक जाती है। जब कार क्या है? ओ से पी तक जा रही है। अगर कार ओ से पी तक जा रही है तो आप देखोगे जरा अगर कार कहां जा रही है? अगर कार मैं कहूंगा ओ से पी तक जा रही है तो क्या होगा, जरा देखना है। कार अगर ओ 0 से पी कहां है? 360। मैं कहूंगा ये 0 है, ये 0 है मेरे पास, और ये कितना है मेरे पास? ये है 360 ओ से पी तक। अगर ओ से पी तक जा रही है तो ओ से पी 360 दिया हुआ है, पहुंचती है, और फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर आ रही। तो ये बात अपन को भी नहीं करनी, सिर्फ ओ से पी तक पहुंच रही है। ओ से पी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है कार को? 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो मैं कहूंगा यहां पर, यहां से यहां तक कार को पहुंचने में कितना समय लग रहा है? यहां से यहां तक पहुंचने में इसको 18 सेकंड तक का समय लग रहा है। क्लियर? ओ से पी तक पहुंचने में 18 सेकंड का समय लग रहा है, और 6 सेकंड में स्थिति के ऊपर वापिस आ रही औसत वेग औसत चाल की हमें गणना करने को कह रहा है। पहला तो सबसे पहले मैं कहूंगा औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या है?
औसत चाल बराबर है, मैं कहूँगा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बट्टा कुल समय, तय की गई कुल दूरी बट्टा मैं कहूँगा कुल समय औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी है जरा सुनिए, मैं कहूँगा औसत चाल एश एवरेज, कुल दूरी है मेरे पास, कुल दूरी ओ से पी तक का कितना है भाई 360, तो मैं कहूँगा 360 बट्टे कुल समय कितना है 18, तो एस एवरेज बराबर 20, 18 दूना 36, मैं कहूँगा 20 किलोमीटर तो नहीं है कहीं, देखिएगा मीटर है, सेकंड है, और दूरियां सारी की सारी जो है हमें मीटर में दी गई हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एवरेज कितना आ रहा है मेरे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये समझ आया? एस एवरेज जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमें औसत चाल तो निकाल ली, हमें औसत वेग भी निकालना है, अतः औसत वेग क्या होगा? औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बट्टा, औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बट्टा मैं कहूँगा कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। जरा देखिए कैसे, औसत वेग हमें पूछ रहा है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, तो औसत वेग v एवरेज बराबर है कुल विस्थापन डेल्टा x बट्टे डेल्टा t। जरा सुनिए, मुझे ये बताओ जब कार O से P तक आई है, जब कार O से P तक अगर आई है, ये O है ये P है, आप देख रहे हैं ये O है और ये P है, अगर कार O से P तक आई है तो मैं कहूँगा वो 18 सेकंड में 360 मीटर दूरी तय कर रही। क्या दिशा में बदलाव हुआ? नहीं हुआ। क्या वस्तु भिन्न भिन्न पथों पर गई? नहीं गई, एकदम स्ट्रेट पाथ पर चल रही है और O से P तक पहुंच रही है, सीधे पथ पर गतिशील है, O से P दिशा में वो गतिशील है। तो अगर मित्रों कार O से P दिशा में गतिशील है, 18 सेकंड का समय लग रहा है, तो वही दूरी है 360 मीटर और 360 मीटर ही विस्थापन है। ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा, ऐसी कंडीशन में डेल्टा x बराबर हो जाएगा, मैं कहूँगा वही 360 है और वही 18 है, तो v एवरेज जो आया है मेरे पास 18 दूना 36, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये समझ आया? कि v एवरेज जो आएगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा हमारे पास औसत वेग। तो देखो औसत वेग भी उतना ही आ रहा है जितना औसत चाल आ रही है, कारण विस्थापन में कोई बदलाव नहीं है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 की, भाग बी की। ये भाग बी क्या कहना चाह रहा है जरा समझो। भाग बी क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वह O से P तक जाकर Q पर वापस आ रही है, O से तो P तक गया, फिर Q पर क्या हो गया? वापस आ गया। ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा देखिए, अगर वो O से P तक गया और P से वापस कहां आ गया? Q पर आ गया। कैसे करूंगा मैं? तो O से P तक कितनी दूरी तय कर रहा है? देखो O से P तक 360 है, Q 240 पर ही है, तो O से मतलब 0 से P है, तो P यहाँ 360 मीटर है और ये जो है यहाँ पे 240 मीटर है। क्या ये क्लियर है? तो O से P तक ये 360 है, फिर यहाँ पे मैं कहूँगा O से P तक गया न, P से फिर कहाँ आ गया है? Q पर आ गया है। तो हमें पूछ रहा है कि औसत चालन औसत वेग कितने हैं, हमें बताओ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर P से
6 सेकंड का वो समय ले रही है, इनके ऊपर पहुंच रही है। समझ आया? मतलब यहां से मैं कहूंगा यहां तक का जो समय है, यहां से यहां तक का समय तो 18 सेकंड का है, यहां से यहां तक का समय जो है वो 18 सेकंड का है, और यहां से यहां तक का जो समय है वो 6 सेकंड का है। क्या ये समझ आया? यहां से यहां तक का समय 18 सेकंड का है और यहां से यहां तक का समय कितना है? 6 सेकंड का। हमें औसत चाल, औसत वेग पूछ रहा है। देखो, मैं कहूंगा अतः औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी? कुल दूरी बट्टा कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल जो है मैं कहूंगा एश एवरेज बराबर कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी की मैं बात करूं तो यहां आप देखोगे कि O से P 360 मीटर है और यहां से यहां तक का गैप कितना है? चेक करो कितना है। देखो 240 और 60 हो गए मेरे पास 300, और ये 360 और है, तो टोटल कितना हो गया? 120 मीटर। 120 मीटर वापस आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। 240 60 360 60 120 मीटर। तो कुल दूरी जो है मेरे पास मैं कहूंगा 360 प्लस 120, कुल समय कितना लग रहा है? 18, और 6 सेकंड लगा है 120 को तय करने। कितना हो जाएगा? ये हो गया मेरे पास 480, और ये कितना हो गया? 18 और 2 20 और 4 24, 24 दूने 48, मैं कहूंगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये औसत चाल समझ आ गई? क्या ये औसत चाल समझ आ गई? मुझे बताओ जरा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो औसत चाल तो मित्रों वही आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें कह रहा है औसत वेग कितने चलिए, कितने चलिए औसत वेग जरा देखो। हम अगर औसत वेग की बात करें, औसत वेग बराबर है मेरे पास कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। देखो कैसे आएगा। अगर मैं कुल विस्थापन की बात करूं तो V एवरेज बराबर कुल विस्थापन कैसे आएगा? सुनिए, कुल विस्थापन की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक इसने 360 मीटर दूरी तय की, पर दिशा बदल गई, फिर वो नेगेटिव x दिशा में चलने लगा। अगर वो नेगेटिव x दिशा में चलेगा तो मुझे बताओ कितनी दूरी तय कर रहा है? 120 मीटर। तो 360 पॉजिटिव, 120 नेगेटिव, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? 360 माइनस 120 240 मीटर। प्रारंभिक बिंदु वो, अंतिम बिंदु ये, दोनों के बीच की दूरी 240 मीटर। समय कितना लगा? 18 प्लस 6। तो मैं यहां पर कहूंगा V एवरेज बराबर कुल विस्थापन 360 माइनस कितना है? 120 बट्टे 18 प्लस 6 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 240 बट्टे 24 भचीड़ कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। बताइए कितना ज्यादा फर्क है मित्रों, कितना ज्यादा। औसत वेग में 10 आ रहा है और औसत चाल जो है वो 20 आ रहा है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए बताइए जरा जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आशा करूंगा आपको ये समझ आ गया। तो उदाहरण पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.1 को हमने किया डन, बेहतरीन। क्या मैं चलूं आगे? किसको नहीं आया है इतना सुंदर डायग्राम बना हुआ, इतना बड़ा क्वेश्चन देख तो एक बार तो विद्यार्थी घबरा जाता है कि करना है कि नहीं करना है। बहुत इजी गोइंग है क्वेश्चन, हमें एक बार में समझ आ जाना चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.1 के बाद में मैं कहूंगा 3.2। आओ, ये भी धमाके वाला प्रश्न है। क्या कहना चाह रहा है जरा सुनिए। x को, हाँ, x अक्ष की अनुदिश है,
किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न सूत्र से व्यक्त की जा रही है, x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर। यहां a बराबर है 8.5 मीटर और b बराबर है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय t को हम ले रहे हैं सेकंड में व्यक्त किया गया है। t बराबर है 0 सेकंड तथा t बराबर है 2.0 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। t बराबर 2.0 सेकंड तथा t बराबर 4.0 सेकंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। देखो जरा, x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर दिया हुआ, a दिया हुआ है, b दिया, a और b नए नियतांक हैं। t बराबर 0 सेकंड और 2.0 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा, ऐसी घटना की बात हमें कही है। देखो, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, मैं कहूंगा क्या दिया गया है, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति हमें दी गई है x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। a बराबर इतना है, b इतना है, t को सेकंड व्यक्त करो, 0 सेकंड और 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग। t बराबर 0 भी लेना है, 2 भी लेना है, हमें वस्तु का वेग चाहिए। तो वेग मित्रों, जब विस्थापन दिया हो तो वेग लाना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। कैसे लाऊंगा, अगर मेरे पास x दिया है तो मैं यहां पर कहूंगा चूंकि x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर, x बराबर है मेरे पास a प्लस बी टी स्क्वायर, तो मैं यहां पर कहूंगा dx बाय डी टी। वेग आएगा a का 0 2 बी टी, ये मेरे पास आ गया 2 बी टी। क्या किया है मैंने, डिफरेंशियल। क्या किया है मैंने, डिफरेंशियल अवकलन किया है। डॉट, मैं कहूंगा t बराबर, जो पहला पॉइंट कह रहा है, t बराबर 0 सेकंड पर कण का वेग। हमें 0 सेकंड पर कण का वेग पूछा है, हमें 0 सेकंड पर कण का वेग पूछा है। देखो, हाँ 0 सेकंड पर, देखो आ जाओ कैसे करें। t बराबर अगर 0 सेकंड की बात करूं तो v मेरे पास 0 बराबर है 2 b और ये हो गया 0। 0 को इससे गुणा करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, तो v जो 0 है वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। क्या यहां तक क्लियर है। v बराबर कितना आ रहा है, 0 मीटर प्रति सेकंड। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको इतना नहीं आया, v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखो, फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग। मुझे t बराबर 2 सेकंड पर क्या चाहिए, कण का वेग चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बताओ, v बराबर है 2bt, तो v बराबर है 2b और ये है 2, कितना आएगा, v बराबर 4b। तो मैं कहूंगा v जो आया है 2 सेकंड पर वो आया है मेरे पास 4b। 4 इंटू बी कितना है, 4 इंटू बी कितना है मेरे पास, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू है मेरे पास 2.5, b की वैल्यू है मेरे पास 2.5, कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये वेग समझ आया, क्या ये वेग समझ आया कि 10 मीटर पर सेकंड कैसे आया है। तो 2 सेकंड पर जो कण का वेग है वो है 2b इंटू टी, 4b का हो गया मेरे पास 4 इंटू ढाई इंटू जो मैं करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। आधा क्वेश्चन हो गया, यहां तक क्वेश्चन फिनिश। आगे क्या कहना चाह रहा है सुनिए, t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में
वस्तु का औसत वेग क्या होगा हमसे पूछ रहा है। t बराबर कितने सेकंड, 2 सेकंड और 4 सेकंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग पूछ रहा है। देखो औसत वेग ऐसे नहीं आएगा, औसत वेग ऐसे नहीं आएगा। कैसे लाऊंगा जरा देखिए। तो ये जो सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है दूसरा, t बराबर 2 सेकंड एवं t बराबर 4 सेकंड के मध्य औसत वेग, औसत वेग t बराबर 2 सेकंड है और t बराबर 4 सेकंड। 2 सेकंड 4 सेकंड के बीच में औसत वेग कितना है हमें बताना है। देखो अगर मैं औसत वेग की बात करूं तो v एवरेज बराबर है मेरे पास x2 माइनस x1 बट्टे t2 माइनस t1। क्या ये क्लियर है? 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच औसत वेग x2 माइनस x1 बट्टे क्या है, t2 माइनस t1। तो पहले मुझे बताओ t2 4 सेकंड है, t1 2 सेकंड है, पर ये x2 और x1 तो नहीं है ना। मैं कहूंगा अतः x बराबर क्या है, अतः x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, x बराबर है मेरे पास a प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहां पर मैं कहूंगा x कितना होगा मेरे पास, सीधा 4 सेकंड पर लाओ, a प्लस बी 4 का स्क्वायर। तो x 4 सेकंड पर कितना आएगा, a प्लस 16 भी, यही कह रहा है x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। तो x 4 तो हो गया मेरे पास 16। ठीक है, फिर देखो x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो x कितने समय पर, मैं कह रहा हूं 2 सेकंड पर। तो a प्लस बी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x 2 सेकंड समय पर आ रहा है, a प्लस ये कितना हो गया 4b। तो x2 जो है वो आ रहा है मेरे पास a प्लस 4b। x4 आ गया, x2 आ गया, v एवरेज बराबर दिस। तो v एवरेज जो आया है वो आया है x2 माइनस x1 बट्टे t2 माइनस t1। तो v एवरेज बराबर कितना हो गया, v एवरेज आ गया है मेरे पास x4 और x2। तो a प्लस 16 a प्लस 4। तो ये है मेरे पास x4 x2 बट्टे हैं t2 t1। जरा a प्लस 16 भी माइनस क्या है, a प्लस 16 भी माइनस a माइनस का 4b, a प्लस 16 भी माइनस a माइनस का 4b बट्टे कितना है भाई 4 माइनस का 2। देख लो समय हमें दिया है 4 और 2। चल दूं आगे, ये हो जाएगा मेरे पास भचीड़ भचीड़। यस, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो v एवरेज बराबर हो जाएगा 16 में से 4 गया कितना हो गया 12 b बट्टे 2। क्लियर है, 16 में से मैं कहूंगा 4 गया हो गया 12 b बट्टे 2। भचीड़ v एवरेज बराबर आ गया 6b। तो मुझे बताओ 6b का मान कितना है, 2.5। देख लो a है 8.5, b है 2.5। तो मैं कहूंगा 2.5 कितना आ रहा है, 6 पंजे 30, 15.0 v एवरेज मीटर प्रति सेकंड। क्या यहां तक सभी को समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे, कितना प्यारा सुंदर सुशील प्रश्न। उदाहरण नंबर 3.2 हमने कर लिया। कौन है जिसको अभी भी नहीं आया?
और इसके ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पीछे पाठ्य पुस्तक प्रश्नों में भी है, मैं वहां और करवाऊंगा, हालांकि वो इजी है, इसके जैसा कांस्टेंट वगैरह दे के फिर नहीं दिया, सीधा अवकलन करने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है पर है इजी गोइंग। पर ध्यान रखना अवकलन समाकलन के क्वेश्चन दूरी विस्थापन त्वरण के आपको आने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.2 हमने कर लिया। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? शानदार शानदार। जरा देखो, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.3 जो है वो एक तरह से क्वेश्चन भी है और वो एक तरह से डेरिवेशन भी है। कलन विधि का उपयोग करके एक समान त्वरण के लिए हमें शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोला है कलन विधि का उपयोग करके। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। देखो सुनो, अब कलन विधि का मतलब जानते हैं ना, अवकलन समाकलन में हेडिंग लिख देता हूं, अवकलन अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन विधि द्वारा अवकलन समाकलन विधि द्वारा एक समान त्वरित गति कर रहे कण की गति की समीकरणों का सत्यापन, यही हेडिंग है, कण की गति की समीकरणों का सत्यापन। क्या नहीं आया? क्या इतना नहीं आया समझ में? अवकलन समाकलन विधि द्वारा एक समान त्वरित गति कर रहे कण की गति की समीकरणों का मुझे क्या करना है? सत्यापन करना। तो इसके लिए कुछ बातें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। वो बातें कौन सी हैं? देखो, मैं कहूंगा सबसे पहले अपन को माननी है स्थिति। तो मैं कहूंगा t बराबर 0 या प्रारंभिक स्थिति जो है वो हम लेंगे x0 और अंतिम स्थिति जो है वो मैं लूंगा x। स्थिति का मतलब पता है? स्थिति का मतलब है मूल अवस्था से तय की गई दूरी। प्रारंभिक स्थिति है x0, अंतिम स्थिति है x। ये तो है स्थिति। जरा देखिए, दूसरी बात अगर मैं कहूं स्थिति के बाद समय टाइम की, तो समय टाइम के लिए क्या है जरा देखिए। समय के लिए अगर मैं बात करूं तो याद रखना, प्रारंभिक जो समय होगा, प्रारंभ में हम लेंगे t बराबर 0 सेकेंड और अंतिम रूप से जब हम समय लेंगे तो अंतिम जो लेंगे वो t सेकेंड लेंगे या t क्षण लेंगे। क्या ये समझ आ गया? प्रारंभिक स्थिति x0 और x लूंगा, समय जो लूंगा वो t बराबर 0 और t लूंगा, और रही बात अंतिम से स्थिति, समय और वेग, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग को मैं किससे दर्शाऊंगा? प्रारंभिक वेग, या मैं कहूंगा प्रारंभ में जो वेग होगा वो होगा मेरे पास u, और अंतिम जो वेग होगा वो होगा मेरे पास v। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? क्या ये सारी बातें क्लियर है? स्थिति, समय, वेग। अब मैं करना चाहता हूं समीकरणों का सत्यापन। ऐसे नहीं होगा, सीधी एकदम नहीं आएगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, पहले तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। मैं कहूंगा तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से क्या हो रहा है? देखिए,
अगर मैं तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा की बात करूं तो त्वरण है a बराबर dv बाय dt। तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा है a बराबर dv बाय dt। dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर है a dt। नहीं आया, dv बराबर है a dt। मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ मैं अगर समाकलन करता हूं क्या होगा, जरा देखिए। अगर मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो इंटीग्रेशन dv कहां से कहां तक, वेग तो हो गया u से v, इंटीग्रेशन a dt। अब समय है तो समय है 0 से t। पता चला कैसे लिमिट रखनी है, क्लियर है इतना, ओके। dv का हो गया इंटीग्रेशन v कहां से कहां तक, u से v, a यहीं पे रखा, dt हो गया 0 से t। क्लियर है। ये हो गया मेरे पास v माइनस का u, v माइनस का u। ये a dt का हो गया t कहां से कहां तक, 0 से t तक। v माइनस का u बराबर a, t माइनस का 0 बराबर a t। तो v माइनस u बराबर a t। बोलो जरा, v बराबर u प्लस a t। क्या आपको वेग की प्रथम समीकरण या मैं कहूंगा गति की पहली समीकरण अवकलन समाकलन विधि से समझ आई कि नहीं आई? कौन है यमला पगला जिसको नहीं आई? गति की पहली समीकरण अवकलन समाकलन विधि से क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे हाँ सर हो गई। चलिए अब मुझे समीकरण नंबर 2 की तरफ प्रस्थान करना है, तो वो देखिए क्या है। दूसरी मैं कहूंगा तात्क्षणिक, क्या है दूसरी समीकरण, मैं कहूंगा तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से, वो क्या है, तात्क्षणिक वेग की हमें परिभाषा क्या सिखाती है? तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक वेग की परिभाषा v बराबर है मेरे पास dx बाई dt। कोई दिक्कत? तात्क्षणिक वेग की परिभाषा है v बराबर dx बाई dt, तो dx बराबर है v dt। हो जाएगा क्या इससे? क्या इससे होगा? देखो dx की तो लिमिट है, dt की लिमिट है, dt का तो t होगा, तो t का तो vt होगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूं नहीं मिलने वाला। तो मैं कहूंगा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो dx बराबर मैं कहूंगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। कितने चलिए, नहीं आया। तो मैं कहूंगा dx बराबर v डी टी, तो dx बराबर u प्लस ए टी डी टी। तो ऐसी कंडीशन में होगा dx बराबर u डी टी ए टी डी टी। ओके, इंटीग्रेशन dx u डी टी ए टी डी टी। कोई डाउट? dx का हो जाएगा x नॉट से x। अरे बोला ना, dx का लिमिट है हमारे पास, प्रारंभिक स्थिति x नॉट, अंतिम स्थिति x है। dt का है 0 से t, और ए टी डी टी बोलो जरा 0 से t। क्या ये क्लियर है? चलिए बेहतरीन। अब देखो जरा, dx का हो गया x, कहां से कहां तक, x नॉट से x। u dt का, u को बाहर ले लो, dt का हो गया t 0 से t, a बाहर t स्क्वायर बाई 2 0 से t। क्या ये क्लियर है जी? a t स्क्वायर बाई 2 0 से t। ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। कौन है जिसको नहीं आया? x माइनस एक्स नॉट u t माइनस 0, u t माइनस का 0।
यू टी माइनस का 0, a बाई टू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई टू के बाद टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का 0 स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का 0 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो x माइनस एक्स नॉट बराबर आ रहा है यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। मैं कहूँगा जहाँ x माइनस एक्स नॉट बराबर, देखो अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति बराबर s, s मतलब विस्थापन या दूरी, कुछ भी कह सकते हैं। तो s बराबर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यहां तक ये समझ में आई समीकरण? ये हमारे पास आई है दूसरी समीकरण का हम पूरी तरह से अवकलन समाकलन विधि से प्रूफ कर चुके हैं। अभी भी नहीं आया? क्या ये अभी भी नहीं आया? समीकरण नंबर 2 हमने कलन विधि से प्राप्त कर ली है। मैं चल रहा हूं समीकरण 3 में। टा टा समीकरण 3 क्या कहना चाह रही है? देखो जरा, देखो जरा, देखो। मैं कहूंगा तात्क्षणिक, अगर मैं समीकरण 3 की बात करूं तो वो है मेरे पास तात्क्षणिक, कौन सी भाई? तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से क्या कहना चाह रही है वो? तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा है a बराबर dv बाई डी टी। लो, इससे तो नहीं आ रही है, इससे समस्या सॉल्व कहाँ हो रही? इससे समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा a बराबर है dv बाई डी टी। मैंने क्या किया, dx से गुणा कर दिया, और dx से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो a बराबर क्या होगा? मैं कहूंगा a बराबर है, अब मित्रों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, dv बाई डी टी और मैं कहूंगा dx बाई डी टी। समझ आया कुछ? मैंने इस dt को इसके नीचे, इसको इसके नीचे, अब ये क्या बन गया, ये मेरे पास वेग बन जाएगा, चूंकि dx बाई डी टी बराबर क्या हो गया, वेग v। ओके, तो फाइनली क्या हो रहा है, a बराबर v dv बाई डी टी। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे ऐसे। अब देखो, हमें s भी लाना है, और s कैसे आएगा और ये कैसे आएगा, सुनिए। अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि a डी टी बराबर v डी वी, और v बराबर में u प्लस ए टी भी लिखूं, तो क्या मेरे पास s आएगा? क्या वो s पॉसिबल है? देखिए, a डी टी हो गया, v की जगह u प्लस, v बराबर हो गया u प्लस ए टी, और ये डी। तो इससे तो मुझे अभी तक जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मित्रों बताएं कैसे करें इसको? तो कैसे किया जाए कि मैं किसी भी तरह जो है वो s बना दूं, 2a स्क्वायर मतलब s बन जाए। तो देखिए, बताएं। dv बाई डी टी से मैंने तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा को काम में लिया, और इससे मुझे ये क्या हुआ, एक मिनट मित्रों, dv बाई डी टी है, ये dx, अरे यमला पगला, ये dv बाई dx है ना, गलत कर दिया, ये dv बाई dx है, तो dx बाई डी टी वेग है, तो नीचे ये मिल रहा है मुझे dx बाई डी टी वेग है, तो पीछे मिल रहा है dv बाई dx, dv बाई dx मिल रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये dx को नीचे लिखा था dv बाई dx, और ये मेरे पास है dx और dt, ये बन गया v, तो v dv बाई dx होगा। तो इधर मैं करूंगा a dx बराबर v dv। क्या मैं कह रहा हूं अभी भी ये सॉल्व हो सकता है क्या?
हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? अब सीधा इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ए डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी वी। ये हो गया मेरे पास कितना, एक्स नॉट से एक्स, ये v है तो u से v। कोई डाउट? ये हो जाएगा मेरे पास a dx का इंटीग्रेशन x होगा और ये x नॉट से क्या होगा, x होगा, और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है v dv। v dv है तो v स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, मैं कहूंगा u से v। कितने चलिए, कितने चलिए, dx का x हो गया x नॉट से x, 1/2 v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ये है मेरे पास a x माइनस एक्स नॉट, 1/2 v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। जरा देखो, चूंकि x माइनस एक्स नॉट बराबर क्या है मेरे पास s, s का मतलब मैं कहूंगा विस्थापन, विस्थापन का मतलब मैं कहूंगा दूरी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा a इंटू एश बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। क्लियर है? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। क्या ये क्लियर है? तो मेरे पास गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये सारा का सारा जो मेथड है पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। बताइए, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, ईयरली एग्जाम के अंदर आपके जरूर आएगा, और ये 2 अंक का आता है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कर दीजिए। हमने तो उदाहरण कर लिया 3.3 डन। कौन है जिसको अभी भी नहीं आया? कौन है जिसको अभी भी नहीं आया? ओके, मैं बढ़ता हूं आगे की कड़ी में। ये देखो, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.4 धमाका करेगा अपने सामने। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, पाठ्य पुस्तक उदाहरण 3.4 कह रहा है किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। ठीक है, धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। गेंद कितनी ऊपर जाएगी और गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, हमें दोनों बातें कहनी है। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद है 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है, और जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर। वाह, गेंद कितनी ऊपर जाएगी? चलो भाई, पहले तो खाली इतना डायग्राम बनाओ कि बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद इतने वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई। पहले जरा ये सोचो, दिया गया क्या है? गेंद का प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है, गेंद का प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है, और वो प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, हाँ, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई धरती से उसकी ऊंचाई, तो मैं कहूंगा इसकी जो हाइट दी गई है फ्रॉम ग्राउंड कितनी है? 25 मीटर। गेंद कितनी ऊपर जाएगी, धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी, जी कितना है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले देखो, जरा 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 देखिए, मैं कहूंगा ये धरातल है
और धरातल से आप देखोगे, धरातल से आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है कितने मीटर ऊंचाई पर है, 25 मीटर ऊंचाई पर कोई यहाँ से जो है गेंद को ऊपर फेंका, बेचारी को यहाँ से ऊपर फेंका गया। ठीक है, यहाँ से जब ऊपर फेंकेंगे तो मुझे ये बताओ, जब यहाँ से इसे फेंका गया तो ये गेंद कुछ इस तरह से गई होगी। कितनी ऊपर गई है वही हमें पता करना है। मान लीजिए ये यहाँ तक फेंकी गई है। क्लियर? तो ये h बराबर कितना है, मैं कहूँगा 25 मीटर है। और ये मान लो स्मॉल h ऊपर जाकर ठहर जाती, क्या है स्मॉल h, ये स्मॉल h ऊपर जाकर ठहर जाती हैं, स्मॉल h ऊपर जाकर ठहर जाती हैं। जरा देखो, अगर ये स्मॉल h ऊपर जाकर ठहर रही है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है, और गेंद कितना ऊपर जाएगी, मतलब कुल मिला के हमें पहले तो ये h हमें बताना है। ये मान लो धरातल है, बिंदु C है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। बिंदु A से ऊर्ध्वाधर फेंकी गई है, कितना ऊपर जा रही वो हमें बताना है। तो जब मित्रों यहाँ से इसे फेंका गया तो इसका प्रारंभिक वेग था, और जब यहाँ पर ये पहुंच गई तो अंतिम वेग 0 हो गया। इतना तो समझ गए आप, इतना तो समझ गए कि जब गेंद यहाँ पर थी और यहाँ से इसको प्रारंभिक वेग से फेंका गया और गेंद ऊपर गई है, तो ऊपर जाने पर क्या हो गया, यहाँ इसका अंतिम वेग क्या हुआ, 0 हुआ। तो मैं कहूंगा बिंदु B पर, मैं कहूंगा अतः बिंदु B पर मैं कहूंगा उच्चतम अवस्था में, अगर बिंदु B उच्चतम अवस्था की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में V बराबर हो जाएगा 0, चूंकि v² u² प्लस 2as, चूंकि बॉल ऊपर जा रही है तो वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के ऋणात्मक मान के बराबर है। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, वस्तु का त्वरण ऊपर की तरफ है। तो मैं ऐसी कंडीशन में लिखूंगा v² बराबर u² माइनस का 2g, s की जगह h मुझे निकालना है। और ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ कह दूंगा उच्चतम बिंदु पर क्या हो रहा है, उच्चतम, मैं कहूंगा उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा वहां v बराबर है 0, तो v 0 होने पर हो जाएगा u² माइनस का 2gh, जरा 2gh बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर u² बाई 2g। u कितना है मेरे पास 20, u है मेरे पास 20। ओके, मुझे बताओ u है मेरे पास 20, ये हो गया 20 इंटू 20 बट्टे कितना हो गया 2 इंटू 10, 20 भाचिड़ h बराबर क्या आ गया 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 25 मीटर से तो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई है, वहां से गेंद को फेंका गया, गेंद 20 मीटर और जा रही, अर्थात धरातल से कितनी ऊपर गई 45 मीटर। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा ये h कितना है, ये h है मेरे पास, h है मेरे पास 20 मीटर। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है यमला पगला जिसको नहीं आया। 20 मीटर तक का लॉजिक क्लियर है क्या, 20 मीटर तक का लॉजिक सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आओ आगे की कड़ी में। अब ये कह रहा है कि धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तो हम कहेंगे गेंद 20 मीटर गई। गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, तो भाई देखो मुझे बताओ गेंद धरती से कब टकराएगी, पहले तो गेंद ऊपर जाएगी, उच्चतम बिंदु B तक जाएगी, उच्चतम बिंदु B तक जाएगी, उसके बाद वापस धरातल पर आएगी।
तो मुझे बताओ धरातल से टकराने का समय है अर्थात यहां से फेंकने का समय, वो भी जुड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वो गेंद जमीन से कब टकराएगी, तो गेंद जमीन से तभी टकराएगी जब यहां से फेंका जाएगा उसको। तो पहले तो वो दूरी तय करेगी 20 मीटर, जाकर कहां से चक्कर लगाएगी 20 से फिर वापस आएगी बेचारी हिलती हिलती, और लास्ट कितनी बिंदु पर आएगी, बिंदु सी पर। तो जमीन से टकराने के लिए उसे दो प्रकार का समय तय करना पड़ेगा, दो टाइप का टाइम उसे लगेगा। एक तो ए से शिखर बिंदु बी तक जाने का समय, एक शिखर बिंदु बी से वापस कहां तक आने का समय, धरातल तक आने का समय। तो जो बॉल है, गेंद है, वो जमीन से टकराएगी। तो सबसे पहले एक आप काम करो, ए से बी तक जाने का समय निकाल दो। अगर आप ए से बी तक का समय निकाल दोगे तो बी से वापस सी तक आने का समय आराम से निकाला जा सकेगा। तो वो और ये दोनों समय जोड़ोगे, कुल समय आ जाएगा धरातल से टकराने का। तो मैं यहां पर कहूंगा अतः स्पष्ट है कि गेंद धरातल से तभी टकराएगी, गेंद धरातल से तभी टकराती है जब उसे बिंदु ए से कहां पे, मैं कहूंगा जब उसे बिंदु ए से बी तक तभी टकराती हैं जब उसे बिंदु ए से बी तक जाकर पुनः, मैं कहूंगा जाकर पुनः बी से सी तक पहुंच जाती है। भाई बिंदु ए से बी तक जाती हैं और जाकर कहां, वापस बी से सी तक पहुंच जाती हैं, तो जो है वो वस्तु धरातल से टकराएगी। चलो कोई बात नहीं, आप पहले ए से बी तक का समय निकालो, फिर अपन बी से धरातल तक का निकालते हैं। कैसे, मैं कहूंगा अतः गेंद को ए से बी तक, पहुंचने में, गेंद को ए से बी तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, जरा सुनिएगा। मैं कहूंगा v बराबर u प्लस AT से। बरसों मारा गुदलिया बादल बरसों, नहीं आया। आप कहोगे यही समीकरण क्यों ली, तो कौन सी लूंगा, आपके मन में कोई और है कौन समीकरण, तो मुझे ये बताओ दूसरी समीकरण में कौन सी लूंगा। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u जीरो है नहीं, तो जीरो नहीं करोगे तो बताओ लाओगे कैसे। फिर रही बात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs की, तो ऐसी कंडीशन में भी हम कहेंगे हमें समय लाना है, तो ऐसा आ रहा है, वहां पे समय आ नहीं रहा है, तो इसलिए यही लेंगे। तो मुझे ये बताओ शिखर बिंदु मतलब बिंदु बी पर क्या हो रहा है, बिंदु बी मतलब उच्चतम बिंदु पर, मैं कहूंगा उच्चतम बिंदु पर। अगर उच्चतम बिंदु की बात हो रही है तो बिंदु बी उच्चतम बिंदु पर v बराबर है 0 u माइनस का gt। क्यों, क्योंकि a बराबर है माइनस का g, गेंद ऊपर जा रही है, तो u बराबर हो गया gt। तो t a b, उस a से b तक पहुंचने में तो u बाई g नहीं आया, क्या ये नहीं आया, मुझे बताओ। टी ए बी, u कितना है 20, g कितना है 10, भचाक टी ए बी बराबर क्या आया है मेरे पास, 2 सेकंड का समय लगा है
वस्तु को कहां से कहां जाने में, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा है, ए से बी तक जाने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगा है। समझ आ गया, सिर्फ ए से बी तक जाने में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें वस्तु को नीचे लाना है। अब मुझे ए से बी तक जाने में समय लगा है 2 सेकंड का। अब वो बी से कहाँ आएगी, सी पर आएगी। तो मुझे बताओ, बी से सी पर आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण की एक तो दिशा में आ रही है, दूसरी बात दूरी कितनी तय करेगी, तो यहां से यहां तक की दूरी 25 + 20 45। ओके, अब मुझे बताओ, अब वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यहां पर ये है, तो वस्तु अभी स्थिर है तो प्रारंभिक वेग u0 होगा, तो 0 लूंगा मैं। s बराबर मेरे पास है a बराबर g है, तो मैं आराम से समय निकाल दूंगा। b से c तक पहुंचने में लगा समय, मैं कहूंगा अतः वस्तु द्वारा बी से सी तक पहुंचने में, बी से सी तक पहुंचने में लगा समय। कहां भाई, वस्तु द्वारा बी से सी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, समझ गया मैं। कितना समय लगेगा देखिए, बी से सी तक अगर पहुंचने में मुझे समय चाहिए तो मैं कहूंगा s बराबर है ut प्लस हाफ at²। चूंकि वस्तु नीचे आ रही है तो a बराबर g है, s बराबर ut प्लस हाफ gt²। क्लियर? तो मुझे बताओ, u प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का 0 है, मैं कहूंगा u प्रारंभिक वेग जो है वो वस्तु का 0 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ gt²। तो t² बराबर क्या होगा, 2s/g, यही होगा। तो t² बराबर है 2s/g, तो s कितना है 2, ये हो गया 20 + 25/10। t² बराबर कितना आएगा मेरे पास, t² बराबर 2 इंटू कितना हो गया 45/10। नहीं आया, जरा बताओ यस। तो t² बराबर हो गया मेरे पास 45 दूना 90, 45 दूना 90/10 भचाक t बराबर हो गया √9, तो t बराबर हो गया 3 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो t आया है वो b से c तक पहुंचने का समय है 3 सेकेंड। तो 3 सेकंड में वो सी तक पहुंची है, धरातल तक पहुंची, पर पहले उड़ी भी तो थी। तो मैं यहां पर कहूंगा अतः गेंद को धरातल तक पहुंचने में लगा कुल समय, मैं कहूंगा अतः गेंद को धरातल तक पहुंचने में लगा कुल समय t। मैं कहूंगा कहां से कहां तक AB, t कहां से कहां तक BC, बराबर कितना आया है 2 + 3, मैं कहूंगा 5 सेकेंड। कौन है जिसको नहीं आया? बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न। बताइए, क्या ये समझ आया? इतना धरती से उसकी ऊंचाई जो है 25 मीटर है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, डन। गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, हम कहेंगे धरातल से पहले 2-10 सेकंड का समय ले रही है। क्या यहां तक सभी को समझ आया? बेहतरीन प्रश्न।
तो मित्रों मैं आशा करता हूं यहां तक आपको बेहतरीन ढंग से सारी बातें क्लियर हो गई है और इस क्वेश्चन को हमने अंजाम दे दिया है यहां पर। आगे के क्वेश्चन भी हमें करने हैं और बहुत ही प्यारा चैप्टर चल रहा है। उदाहरण 3.5 को मैं अगली कड़ी में लूंगा, परंतु उससे पहले मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उन सभी प्रश्नों को आप बेहतर से बेहतर करें। जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मित्रों सही तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलेंगे इसके बाद मित्रों अगली कड़ी में। आप जब तक देखिए ये प्रश्न। तो आगे के उदाहरण और प्रश्नों पर हमारी चर्चा निरंतर बरकरार रहेगी। तब तक के लिए मिलते रहेंगे मित्रों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।